अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? टेक्स्ट कीजिएगा अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। चलें जी, अभी हम टेक्निकल क्रेडिट कोर्स का जो 37 बैच है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डिलीवर करेंगे। सबसे पहले हम कुछ क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन सी चीज़ों में रिलैक्सेशन होती है, आपका मेडिकल किस तरह होगा, फ़िज़िकल किस तरह होगा, सलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एकेडमिक जो है ना टेस्ट वो कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा आता है और एकेडमिक के कितने क्वेश्चन होते हैं और कौन कौन से अगर आप चीज़ें अगर कर लेंगे तो एकेडमिक आपका पास हो जाता है। पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि रिलैक्सेशन आपकी जो है किन टेस्टों के अंदर आपको मिलेगी और किन चीज़ों के ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि अगर वो थोड़ा सा भी अगर आपका ऊंच नीच हो जाती है तो वहाँ से फ़ेल कर दिया जाएगा। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर पहले क्लास में जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे, उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन करना चाहें तो उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आपके सामने स्क्रीन जो है ना वो शेयर करता हूँ और उसके बाद आप लोगों ने फिर मैं आपको टाइम दूंगा, आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन वगैरह रहते होंगे तो आपने मुझसे वो पूछने हैं, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा जो है ना वो एलेबोरेट कर दूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ से जी मैं स्टार्ट करता हूँ और अगर आपको सही स्क्रीन नज़र आए तो आपने बस मुझे बताना है कि आपको जो स्क्रीन है वो बिल्कुल सही नज़र आ रही है। ठीक है, तो वो आपने मुझे एक दफ़ा बता देना है। जी, होप सर्टिफिकेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा स्लाइड के अंदर कि होप सर्टिफिकेट से क्या मुराद होता है, लेकिन वो अप्लाई कब कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक मेथड होता है। उससे पहले आप लोग वैसे ही नहीं है कि हर एक ही होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर ले। नहीं, अहमद ख़ान टीसीसी के लिए सारों के लिए 65% ही है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मुझे बताइएगा कि स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? ठीक है, चलें जी, हम यहाँ से फिर शेयर करते हैं आपके साथ स्क्रीन और उसके बाद हम बाकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ से एक दफ़ा मैं आपके कमेंट्स ऑफ कर देता हूँ ताकि आप क्लास ध्यान से सुने, उसके बाद जो है वो आप लोग कोई भी क्वेश्चन वगैरह किसी किस्म का भी वो कर सकते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें जी यहाँ से सबसे पहले, तो अगर ये जी मेन चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम बारी बारी एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि ये 37 वाला जो कोर्स है ये अभी अनाउंस हो चुका है और इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी 16 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जो आपके टेस्ट हैं वो मार्च में कहीं जाके स्टार्ट होंगे, 17 मार्च और 21 अप्रैल तक ये आपके जो है ना वो टेस्ट रहेंगे। और उसके अंदर सैटरडे एंड संडे जो है वो एक्सक्लूडेड है, यानी कि ये हॉलीडेज़ हैं, ऑफ होते हैं, तो बाकी दिनों के अंदर आपके टेस्ट हुआ करेंगे। तो हफ्ते में 5 दिन आपके टेस्ट हुआ करेंगे और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो लोग जो है ना वो अभी अप्लाई कर लें, या वो अप्रैल के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस तरह उनकी मर्ज़ी है तो वो आप अप्लाई उस हिसाब से कीजिएगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले आपकी एज वगैरह उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और बाकी हाइट, वेट, क्वालिफ़िकेशन आपकी कितनी, चेस्ट वगैरह, आप सिलेबस और पैटर्न और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे। फिर आपके इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो फिज़िकल टेस्ट होता है वो आपका किस तरह होगा और जो आपका मेडिकल होता है वो हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और उसके अलावा जी आपकी पासिंग परसेंटेज कितनी होती है वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर आपका जो इंटरव्यू वगैरह होता है या नहीं होता वो मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। सबसे पहले एज आप लोगों को पता होगा 17 से लेकर 21 ईयर तक एज होती है, लेकिन यहाँ पर ना आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी जो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये आपने 1 सितंबर तक 2025 तक चेक करनी है। तो आप लोगों में से मिसाल के तौर पर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो सितंबर 1 की थी, ठीक है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ सितंबर 1 2005 की है तो वो जिस डेट तक अपना एज चेक करेगा वो 1 सितंबर 2025 होगा। ठीक है, जिस दिन वो चेक कर रहा है, जिस दिन वो अप्लाई कर रहा है उस दिन की डेट तक नहीं करना, आपने सितंबर 2025 तक। और उसके बाद आप अगर
3 मंथ आपकी रिलैक्सेशन दी जाती है। मतलब अगर किसी की एज 21 साल हो गई है तो अगर वो 21 साल 3 महीने का भी हो गया है तो भी अप्लाई कर सकता है, यानी कि 3 मंथ्स की रिलैक्सेशन मिलती है। या लेकिन सितंबर 1 और 2025 तक उसकी एज अगर 21 साल हो जाती है तो। उसके बाद अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है 5 फीट और 4 इंच 162.5 सेंटीमीटर। हाइट के ऊपर किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं दी जाती। मैं आप सारों को बता देता हूँ, अगर आपका 1 इंच भी कम होता है तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हाइट जो है वो आप अपने घर वगैरह के अंदर चेक करके जाइएगा। वेट काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं तो आपने गूगल या क्रोम वगैरह पर जाना है और वहाँ पर आपने लिखना है जी BMI, ठीक है, BMI कैलकुलेटर। जब आप वहाँ पर लिखेंगे BMI कैलकुलेटर तो आपके सामने कैलकुलेटर आएगा जिसके ऊपर वो पूछेगा कि आपकी एज कितनी है और आपकी हाइट कितनी और आपका वेट कितना है। तो वेट और जब आप वहाँ पर सारा कुछ बताएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि यू हैव अ नॉर्मल वेट, जिसको आप आइडियल वेट भी कहते हो। या तो वो आपका नॉर्मल आइडियल वेट होगा या होगा जी अंडर वेट। मतलब ये है कि आप जो है आपका वेट कम है तो आपको गेन करने की ज़रूरत है, या ओबेसिटी आएगा या फिर आपको आएगा कि आपका वेट ज़्यादा है तो आपने वेट लूज़ करना है। ठीक है, जैसे नॉर्मल मैंने लिखा हुआ एक रेंज 50 to 70 kg की रेंज होती है जिसके अंदर जो है ना वो स्टूडेंट्स फॉल करते हैं, तो यहाँ पर ये पास कर दिए जाते हैं। लेकिन BM यानी वेट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर आपको रिलैक्सेशन दी जाती है। आपके 2-3 kg का अगर फ़र्क भी है, गैप भी है, तो वो कोई बात नहीं है, वो आपको इतनी रिलैक्सेशन देते हैं। क्वालिफ़िकेशन आप सारों को पता है इसमें अप्लाई करने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर कुछ क्लियर कर दूँ, एक तो 65% आपके होने ज़रूरी हैं और मैट्रिक के अंदर आपके 60% होने ज़रूरी हैं। ये सारे देख लें। मैट्रिक के अंदर अगर आपके 55% हैं और चाहे अगर FSC के अंदर आपके प्री इंजीनियरिंग, FSC प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, चाहे 90% भी हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। मैट्रिक के अंदर भी आपके जो है वो 60% होने चाहिए। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने उसका जो एक स्क्रीनशॉट है वो ऐड किया हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैट्रिक है या आपका O लेवल वगैरह, तो मिनिमम 60% है और FSC प्री इंजीनियरिंग के अंदर 65 है। लेकिन प्री इंजीनियरिंग के साथ साथ यहाँ पर ICS वाले वो स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फ़िज़िक्स थी। मैं आपको ये सब्जेक्ट्स लिख देता हूँ, जिनकी फ़िज़िक्स थी और उसके अलावा जी मैथ था और साथ में प्लस कंप्यूटर साइंस था। जिनके ये थे, मतलब ये 3 थे, बाकी हो जो मर्ज़ी आपके सब्जेक्ट हों उनको कोई लेना देना नहीं है। जिनके ये वाले 3 सब्जेक्ट थे वो ICS वाले वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई ICS वाला अप्लाई नहीं कर सकता। आपको पता है इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी प्री इंजीनियरिंग वाले तो कर ही सकते हैं लेकिन मेडिकल वाले नहीं कर सकते। प्री इंजीनियरिंग के अंदर भी आपको पता है जी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ होती है और बाकी मेडिकल के अंदर बायोलॉजी आ जाती है, तो इस वजह से वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इंजीनियरिंग की फील्ड है, आपने आगे भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ वगैरह ही करने होते हैं। यहाँ पर ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये आपने ऑफिशियल ऐड पर लिखा है जी मैथ होनी चाहिए, फिज़िक्स होनी चाहिए, कंप्यूटर स्टडी लिखा हुआ है या उसको कंप्यूटर साइंस वो कह रहे हैं, तो ये आपकी कंपलसरी पार्ट है। ठीक है, फिज़िक्स और मैथ जो है वो आपका लाजमी है। बाकी कंप्यूटर चेंज हो सकता है आपका, तो वो देख लीजिए, कंप्यूटर की जगह केमिस्ट्री आ सकता है। ठीक है, तो ये वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं इधर। अदरवाइज़ अगर किसी और के सब्जेक्ट हैं, चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट है, अगर इन तीनों में से नहीं है, फिज़िक्स या आपका कंप्यूटर, मैथ या केमिस्ट्री, इनमें से अगर नहीं है तो फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपको एक मैं बता देता हूँ वाज़ेह तौर पर चीज़। बाकी जी चेस्ट के बारे में स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। विद एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि आप जो हैं वो सांस को बिल्कुल अंदर खींच रहे हैं। जब आप सांस को ब्रीथ को इनहेल करते हैं तो आपकी जो चेस्ट है वो एक्सपैंड हो जाती है, यानी फैल जाती है, तो फिर थोड़ी जो चेस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है, तो 33 इंच तक होनी चाहिए। लेकिन जब आप नॉर्मल जो कंडीशन में है जहाँ पर आप ब्रीथिंग नॉर्मल ले रहे हैं, इनहेल ज़्यादा नहीं कर रहे ना ही एक्सहेल, वो एक पूरे बैलेंस के साथ कर रहे हैं, तो फिर नॉर्मल में आपका 31.1 इंच जो है ना वो चेस्ट होनी चाहिए। 2 दफ़ा चेक की जाती है। एक दफ़ा आपसे कहते हैं जी सांस अंदर खींचो, जब सांस अंदर खींचते हैं तो वो चेक करते हैं कि आपकी 33 इंच है। जब वो कहते हैं कि आप नॉर्मल हो जाओ तो फिर वो आपकी चेक करते हैं कि 31.1 इंच है। इससे हमें पता चलता है कि चेस्ट के अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है या कोई चेस्ट की इस तरह का कोई भी इशू तो नहीं है, तो वो इनहेल एक्सहेल से हमें पता चल जाता है।
बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में आप सबको पता होगा, हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं यहाँ पर बस लिख देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट्स में आपने जो एफएससी है और जो मैट्रिक है, ये बस दो चीज़ें आपने थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इनकी जो ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड है ना, वो आपने लेके जाना है। वैसे वो सनद की डिमांड करते हैं, सनद आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भी है तो रिज़ल्ट कार्ड आपने इनके ओरिजिनल लेके जाने हैं। साथ में आपने अपना आईडी कार्ड लेके जाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने रिज़ल्ट कार्ड लिख दिया, आईडी कार्ड लेके जाना है और इनके जो है आपने फ़ोटोज़ लेके जानी है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हम चेक लगा देते हैं। एक तो ये लिखा हुआ है वही जो मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डिटेल मार्कशीट कहाँ पर, मैट्रिक और एफएससी वगैरह की आपने, और उसके बाद ये अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ आपने लेके जानी है किसकी, डोमिसाइल की या फैमिली, जिसको एफआरसी कहते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो नादरा की तरफ से, या वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलते हैं। इन तीनों में से एक लेके जाएं और वो आपने उसकी फ़ोटोकॉपी करवानी और उसको अटेस्टेड करवा लेना किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से जो कि 16वें स्केल से ज़्यादा का हो, ठीक है। बाकी आपने अपना आईडी कार्ड भी ओरिजिनल लेके जाना है। और फॉर अबव 18 ईयर्स और अबव कंप्यूटराइज्ड फॉर्म बे, अगर आपका नहीं है आईडी कार्ड तो आप बे फॉर्म लेके जा सकते हैं अगर आपकी 18 ईयर एज नहीं है, 17 तक है। और उसके अलावा जी आपने अपनी जो है ना, ये यहाँ पर लिखा है कि फ़ोटो कॉपीज़ करवा के लेके जानी है सारों की। किस किस की, आपने मैट्रिक की 2 फ़ोटो कॉपीज़ करवा लेनी है, रिज़ल्ट कार्ड की, एफएससी रिज़ल्ट कार्ड की 2 फ़ोटो कॉपीज़ करवा लेनी है, अपना डोमिसाइल जो है उसकी आपने 2 फ़ोटो कॉपीज़ करवा लेनी है, अपने आईडी कार्ड की 2 फ़ोटो कॉपीज़ करवा लेनी है। यानी कि ओरिजिनल के साथ साथ आपने उनकी 2 फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है और उनको टेस्टेड करवाना है। यहाँ टेस्टेड लिखा हुआ है किसी भी क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर। क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर से मुराद होता है 16th स्केल होता है जिसी का भी, उसको क्लास 1 का कहते हैं, 16th स्केल से अपवर्ड, ठीक है। तो प्रिंसिपल या जो भी आप किसी से भी करवा सकते हैं। और इसमें यह है कि फ़ोटोग्राफ्स जो है ना वो आपने अपनी फ्रेश फ़ोटोग्राफ्स जो 3 कलर्ड फॉर्म के अंदर वो लेके जानी है। एक आपने फ्रंट से करवानी है अटेस्टेड, 2 आपने बैक से करवानी है। तीनों आप फ्रंट बैक दोनों से करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप ऐसा कीजिएगा, तीनों जो फ़ोटोज़ हैं आप उन तीनों को ही क्या कर लीजिएगा, फ्रंट और बैक दोनों तरफ से ही उसको टेस्टेड करवा लीजिएगा, जिसको ड्यूली अटेस्टेड कहते हैं। बाकी नॉट रिकमेंडेड वगैरह लेटर अगर जो कोई नॉट रिकमेंड हुआ है तो वो लेके जाएगा, ठीक है। मैं इसको अगर सम अप कर दूं तो यहाँ पर हम इसको सम अप करते हैं। मैंने बताया कि आप मैट्रिक का अपना रिज़ल्ट कार्ड और 2 फ़ोटोकॉपीज़ लेके जाएंगे, एफएससी का अपना रिज़ल्ट कार्ड जो है ना वो आप लेके जाएंगे और उसकी 2 फ़ोटोकॉपीज़, ये 2 चीज़ें होगी। फिर हमने पढ़ा कि उन्होंने ये कहा कि आपने डोमिसाइल लेके जाना है और उसकी फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है। फिर उन्होंने ये कहा कि आपने अपना आईडी कार्ड लेके जाना है और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपने अपनी फ़ोटोज़ लेके जानी है जो कि फ़्रेश फ़ोटोज़ हों, कलर्ड फ़ोटोज़, और वो 3x हो, 3 अदद फ़ोटोज़ जो है ना वो आपने लेके जानी है। बस ये वाली चीज़ें जी आपने डॉक्यूमेंट्स में लेके जानी हैं। टोटल आपके पास ये बनती हैं जी 5, तो 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ें हो जाएंगी, जिनमें ये जो 4 है, ये वाले, ये 2, इनकी 2 फ़ोटो कॉपीज़ हो जाएंगी, तो 8 फ़ोटो कॉपीज़ हो जाएंगी, ठीक है। 8 कॉपीज़ मैं लिख देता हूँ और उनके साथ 4 इनकी ओरिजिनल हो जाएंगी। ये हमारे पास आ गया कुछ डॉक्यूमेंट्स का। बाकी अब हम टेस्ट की बात कर लेते हैं जी। आपका जो टेस्ट है, इससे पहले मैं आपसे पूछ लूँ जी, आपको सही नज़र तो आ रहा है? 1 मिनट, मैं आप लोगों से, पता नहीं स्क्रीन सही शेयर हो रही है या नहीं हो रही, तो वो भी एक दफ़ा पूछ लेते हैं। तो मैं एक दफ़ा आपके जो है ना वो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, अभी मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन सही नज़र आ रही थी। फिर हम जो है ना वो थोड़ा सा रह गया, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। चलें, बस थोड़ा सा रह गया, चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये मैं जल्दी जल्दी बस सम अप कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि आप जो है वो माशाल्लाह से अभी इंटर वगैरह कर रहे हैं तो चीज़ों को जल्दी जो है ना वो ग्रैब कर लेते हैं, तो इसलिए इतना डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि जो बताना है वो मैं बता रहा हूँ बस आपको। अब हम टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, जब आप जाते हैं वहाँ पर तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है और उसके साथ साथ आपसे 300 रुपये लिए जाते हैं। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स जो अभी हमने बताया आपको वो आपके चेक होंगे कि ओरिजिनल आपके पास हैं या फ़ोटो कॉपीज़ हैं। उसके बाद जी आपसे 300 रुपये जो प्रॉस्पेक्टस के होते हैं वो चार्ज किए जाते हैं। आपको एक प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है जिसके अंदर वैसे टीसीसी के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी होती हैं आर्मी की तरफ से। ये 2 प्रोसेस होने के बाद फिर आपको एक हॉल के अंदर लेके जाया जाएगा और उस हॉल के अंदर इस तरह कंप्यूटर पड़े होंगे जैसे आपको नज़र आ रहा है। इन कंप्यूटर्स के ऊपर ये ग्लास लगा होता है और इसके अंदर एक स्क्रीन होती है। यहाँ पर ऐसे कुछ चेयर्स पड़ी होती हैं, इसी तरह ये रो बनी होती है और ये ऐसे कैंडिडेट्स जो है ना
और इसके अंदर ऊपर जो है आपने कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं भी करना आता तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली वहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा कि आपने अपना रोल नंबर यहाँ पर पुट करना है और उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 5 मिनट का डेमो होगा। 5 मिनट का डेमो वो आप चाहे स्किप कर दें या चाहे आप ना वहाँ पर अटैम्प्ट कर लें। ये इस तरह का आपका टेस्ट होगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पर ऑप्शन लिखे होंगे, यहाँ पर आपने माउस के ज़रिए कोई भी क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका फिर आंसर यहाँ पर पुट हो जाएगा। यहाँ आपका टाइम मेंशन होगा, जैसे ये वाला, मतलब 30 मिनट का टाइम होता है वैसे, तो ये आपका टाइम वैसे चलता रहेगा और आपको पता चलता रहेगा मेरे कितने क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर कुछ बटन होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट का बटन हो गया, प्रीवियस का बटन हो गया, और इसके अंदर एक स्टॉप की जगह अनअटेम्प्टेड जो है ना ये स्किप का बटन होता है। जब आप किसी क्वेश्चन को स्किप करना चाहें, ना आपको समझ आ रही हो तो आप कहें कि भाई एंड पे मैं करूँगा, तो वो इस अनअटेम्प्टेड बॉक्स के अंदर जो है ना वो चला जाएगा। तो एंड पे आप इस अनअटेम्प्टेड बॉक्स में से उसको निकाल के दोबारा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोगों में से अगर कोई अब 2-3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है इंटेलिजेंस को करते हुए। सबसे पहला ये कि अगर तो लॉन्ग स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन आ गया है तो आपने उसको स्किप कर देना है। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन को करने के लिए तकरीबन आपके पास 20 सेकंड का टाइम होता है। तो 20 सेकंड के अंदर आप एक स्टेटमेंट को पढ़ ही नहीं सकते। पढ़ेंगे लॉन्ग स्टेटमेंट को फिर समझेंगे तो 2-3 मिनट अगर वो ले गया तो इसका मतलब है 5-6 MCQ का टाइम आप ज़ाया कर देंगे और आपसे कंप्लीट क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे। तो आप जो लॉन्ग स्टेटमेंट वाले हैं वो, और उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है कि भाई ये मेरा टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन, तो मैं इसको बाद में कर लूँगा, आपने इसको स्किप करना है और वो अनअटेम्प्टेड बॉक्स के अंदर चला जाएगा, वो आपने एंड पे कर लेना है। तो 2 चीज़ें आपने ये वाली स्किप करनी है। ज़्यादातर मैथ सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी सोच विचार करना पड़ता है, तो आप ये 3 तरह के क्वेश्चन एक दफ़ा स्किप कर सकते हैं और उसके बाद आप अनअटेम्प्टेड बॉक्स में से उसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए, अगर आप ये लॉन्ग स्टेटमेंट वाला करते हैं, मिसाल देता हूँ, लेकिन आप सही भी कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल जो है वो 84 MCQs होते हैं और आप जो है वो अपना टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम किया तो आपसे हुए ही 55 तक है। तो 55 में कुछ तो आप शायद जो है ना यहाँ से फेल हो जाएं। क्यों? क्योंकि 50% वाला तो पास होता है, तो आपके 50% बन भी जाएं तो फिर भी आपको वहाँ पर जो बाद में मेरिट बनेगा जो ISSB का है उसके अंदर जो है वो आप शॉर्ट लिस्ट फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो इंटेलिजेंस भी आपका एक मेन रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन के अंदर, तो इसलिए आपने इसको भी ध्यान से करना है। अब इसमें सबसे पहले आपका जो टेस्ट होता है उसको हम वर्बल इंटेलिजेंस कहते हैं। 84 MCQs होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा। वैसे टोटल इंटेलिजेंस के 148 MCQs होते हैं, 60 मिनट का टाइम होता है। उसको हम 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पोर्शन के अंदर आपका वर्बल इंटेलिजेंस होगा, 84 MCQs होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा, 50% वाला पास होगा। ठीक है, आप देख लें 84 का 50% 42 बनता है, तो 42 आपके क्वेश्चन जो है ना वो सही होने चाहिए। लेकिन मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि आपने पास नहीं होना, आपने कम्पीट करना है, क्योंकि ये नर्व्स का एग्ज़ाम है, कंपटीशन का एग्ज़ाम है। इसमें पास फेल का आपने चक्कर ही नहीं रखना। जब आप ये टेस्ट है ना, इसके बाद फ़ौरन बाद आपका नॉन वर्बल कंप्यूटर पर ही स्टार्ट हो जाएगा और उसमें 64 MCQs होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है, 50% वाला पास होता है। अगर आप ये दोनों टेस्ट पास कर जाते हो और इंशाल्लाह अल्लाह करे आप पास करें, उसके फ़ौरन बाद क्या हो जाता है, आपका एकेडमिक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप पास नहीं करते खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो वहीं पर कलेक्ट कर लेंगे और आपको घर भेज देंगे और आपकी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसके पीछे बैक पे वो स्टंप लगा देंगे फेलियर की। और अगर आप ये दोनों पास कर जाते हैं तो फिर आपका एकेडमिक स्टार्ट हो जाता है। जो TCC टेक्निकल कैडेट कोर्स का एकेडमिक टेस्ट है वो बेस करता है आपकी फिज़िक्स और इंग्लिश पर। जिसने ये 2 अच्छे से कर ली वो पास है। मतलब ये सिर्फ सबसे ज़्यादा जो MCQs आते हैं वो फिज़िक्स के आते हैं और सेकंड नंबर पर इंग्लिश के। ठीक है, ये दो जो आपके एकेडमिक के पार्ट हैं सबसे ज़्यादा आता है। उसके अलावा आपका मैथ भी वहाँ पर होगा। कंप्यूटर साइंस वालों और केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस जो है वो बहुत कम पोर्शन होता है, क्योंकि वो हर एक के लिए अलग-अलग नहीं बनाते, तो इसलिए केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के तकरीबन क्वेश्चन ना होने के बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने कंप्यूटर साइंस रखी है तो उसको कंप्यूटर के MCQs आएंगे, जिसको केमिस्ट्री के रखे तो केमिस्ट्री के। तो ये 2 जो हैं ये तकरीबन नहीं आते होते, तो इसलिए इन तीनों पे, क्योंकि ये तीनों तो हैं वो सारों के ही होते हैं, इसमें तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, फिज़िक्स इंग्लिश और मैथ होना लाजमी है आप लोगों की, तो इसलिए ये सिर्फ सबसे ज़्यादा आते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया फिज़िक्स और इंग्लिश है। जिन्होंने ये बस 2 बुक्स अच्छे से कर ली वो पास हो जाएगा ईजीली। ठीक है,
अच्छे से आप जो अगर करें तो जो हमारे पास नोट्स हैं उसमें से आपका जो फिज़िक्स है वो तकरीबन आई थिंक सो 98% उसी में से आते हैं जो हमारे पास नोट्स हैं फ़िज़िक्स के, क्योंकि ये मैंने 3 से 4 साल से प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो बार बार वही आ रहा है अगेन एंड अगेन, तो स्टूडेंट्स बड़े खुश थे, तो इसलिए मुझे फ़िज़िक्स का बड़ा अच्छा आइडिया है। बाकी इंग्लिश की जो ग्रामर है और जिनको अच्छे से आती है, हम जो प्रोवाइड करते हैं आता तो वही है, लेकिन यह है कि ग्रामर को याद नहीं किया जा सकता, ग्रामर के रूल्स को याद किया जाता है। तो इसलिए जब आप इंग्लिश करें तो आपने अगर ग्रामर के रूल कर लिए तो आप कर लेंगे, लेकिन जो पीडीएफ हम देते हैं इंग्लिश भी वहीं से आती है। उसके अलावा हम मैथ, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स बताते हैं कि आपने बुक्स में से ये टॉपिक्स करने हैं, क्योंकि इस टॉपिक्स में से ही आता है हर बार, इससे अलहदा नहीं आता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमारे पास हैं मौजूद, और ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा आप किस तरह अवेल कर सकते हैं। बहरहाल हमारा मेडिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आपका जिस दिन आपका होता है ना ये रिटन टेस्ट, जिसमें आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, जिस दिन आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा उसी दिन ही आपका मेडिकल का टेस्ट भी हो जाएगा। मतलब ये सेम डे होते हैं, आपको कोई बीच में गैप नहीं होता। तो अब हम करते हैं जी, सबसे पहले जब आप मेडिकल आप जब टेस्ट पास करते हैं तो आपके जो रोल नंबर स्लिप होती है उस पर पास की जो स्टंप लगाई जाती है, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि आप ना रूम में चले जाएं या हॉल में चले जाएं, आपको कोई नंबर बताएंगे, वहाँ पर जाके आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल आपका उसी दिन होगा। सबसे पहले नी नोकिंग वगैरह चेक करते हैं। नी नोकिंग का आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर घुटने आप लोगों के साथ मिलते हैं, पाँव साथ मिलाने से, ऐसे खड़े होने से, तो घुटने भी साथ मिल जाते हैं तो आप रिजेक्ट है। अगर आप पाँव साथ मिलाते हैं और आपके जो नीज़ हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ गैप रह जाता है और साथ में नहीं मिलती, यानी कि नोक नहीं करते, नोक नहीं, आप समझ रहे होंगे क्या इसका मतलब बनता है, तो फिर आप क्या है, फिर आप जो है फिट हैं, तो ये आपका नोक नहीं हो जाता है। उसके बाद ये वाला मैंने वहाँ पर वैसे एज अ जो है ना एग्जांपल ये एक पिक्चर ऐड की है। फ्लैट फीट के बारे में अगर बात करें तो आपका जो फीट है वो इस तरह का होने चाहिए, ये फिट है और ये हमारे पास रिजेक्ट है। मतलब ये है कि आपका अगर फीट उसमें यहाँ पर नीचे खला नहीं है, थोड़ा सा पार्ट नहीं है, तो वो फिर आप क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल पाँव अगर आप कहीं पर भी अपना भिगो के पाँव रखते हैं रेत वगैरह पे तो आपको पता चल जाएगा, या वैसे भी आपको पता चल जाता है। अगर तो नीचे गैप है तो फिर आप पास हैं, अगर बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट फीट ही हम कह रहे हैं ना, तो अगर फीट फ्लैट है तो वो रिजेक्ट है। ये फ्लैट फीट होता है। कैरिंग एंगल, अगर आपका कोई बाजू वगैरह टूटा सा जिसकी वजह से ये वाली जो आपकी कोहनी की हड्डी है वो टेढ़ी है, एंगल आपका जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो फिर आप रिजेक्ट है। अगर आपका एंगल बिल्कुल ठीक है, कोई हड्डी वगैरह का मसला नहीं है, टेढ़ी वगैरह नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह निकली नहीं हुई, तो फिर आप क्या हैं, तो फिर आप फिट हैं। उसके बाद चेक किया जाता है जी आपके नेज़ल सेप्टम के बारे में। ये जिस तरह नाक की हड्डी अगर इस तरह आपकी टेढ़ी मेढ़ी है, ऊपर नीचे है, तो रिजेक्ट है, इस तरह वाला पास है। और ये नाक बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ये भी फिट है। और यहाँ पर ये जो नोज़ है आपके सामने, ये आपका अनफिट है, क्योंकि यहाँ पर हड्डी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो ऊपर की तरफ हुई हुई है, तो ये वाली वो चेक करते हैं। आपके जो नेल सिंड्रोम जिसको कहते हैं, नाखून की बीमारी वगैरह, तो उसमें भी आपने कुछ चीज़ें जो है ना वो ध्यान से देखनी होती हैं। अगर आपके जो नेल्स हैं वो टूटे हुए हैं, या उसमें से कोई कलर वगैरह इस तरह का चेंज है, या वो बिल्कुल अजीब से डाइजीज़ की तरह लग रहे हैं, तो भी आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। स्किन डाइजीज़ के मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको चेक करते हैं। अगर वहाँ पर कोई भी आपके डार्क सिंबल्स हैं, कोई निशान है, कोई किसी किस्म के आपको वायरल डाइजीज़ है, तो वो फिर क्या है रिजेक्ट कर देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ है आप, या थोड़ा बहुत मसला मसाइल है भी लेकिन उसका इन्फेक्शन नहीं है इन फ्यूचर, तो आप पास कर दिए जाएंगे। चेस्ट डिफॉर्मिटी की अगर बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये अंदर की तरफ हो ये, या ये बाहर की तरफ हो, या एक हिस्सा इसका जो है ना वो छोटा और एक हिस्सा बड़ा हो, इसको हम कहते हैं चेस्ट डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ है तो वो फिर आपका जो है वो रिजेक्ट है। बाकी ये जैसे ये रिजेक्ट है, ये भी रिजेक्ट है, और ये वाला पार्ट भी रिजेक्ट होता है, एक तरफ छोटी और एक तरफ बड़ा होना। बस चेस्ट आपकी बिल्कुल हिसाब की हो। बाकी ये है कि आपके जिस्म पर बाल वगैरह है तो उसको काटने या उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरल फिनोमिनन है, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, दैट्स वाई आई एम क्लियरिंग यू। उसके बाद जी यहाँ पर एक्स्ट्रा फिंगर्स की बात करें, हाथ और
आपके जो भी होता है हाथ है या पाँव की कोई एक्स्ट्रा फिंगर नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये हाथ आपको हैंड नज़र आ रहा है, इसकी 6 फिंगर्स हैं, तो चाहे फिंगर एक पूरी नॉर्मल हो या आपकी यहाँ पर साइड वाली फिंगर छोटी हो पाँव वगैरह की, तो रिजेक्ट है, ठीक है, वो आपको फिर क्लियर नहीं करेंगे। फ़िज़िकल टेस्ट की बात करें तो टीसीसी का फ़िज़िकल टेस्ट भी होता है जी। यहाँ पर ये आपका फ़िज़िकल टेस्ट है जिसके अंदर आपकी रनिंग वगैरह है। हम वन बाय वन इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। रनिंग आपकी सबसे पहले होती है जिस दिन आप मेडिकल और सारा कुछ रिटन टेस्ट, और मैंने आपको बताया मेडिकल आपका क्या होता है, रिटन और प्लस मेडिकल, ये आपका सेम डे होता है, ठीक है, ये आप समझिएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेम डे। लेकिन आपका जो फिज़िकल टेस्ट होता है ये वाला, ये आपका तकरीबन इस दिन से मेडिकल वाले यानी रिटन टेस्ट के दिन से तकरीबन 5 से 6 दिन बाद जो है ना वो होता है, ठीक है। 5 to 6 डेज़ के बाद जो आपका होता है वो फिज़िकल टेस्ट होता है। उसमें सबसे पहले आपकी रनिंग करवाई जाती है सुबह सुबह 6-7 बजे। 8 मिनट के अंदर आपने 1 माइल आप इसको कह रहे हैं या 1.6 किलोमीटर कह रहे हैं, आपने डिस्टेंस जो है ना कवर करना होता है। उसके बाद पुशअप्स होती हैं, सिटअप्स होती हैं, चिनअप्स होती हैं। 1 बाय 1 देख लेते हैं। रनिंग है जी, ये आपको पता ही होगा, अभी मैंने टाइम बता दिया, 8 मिनट का टाइम है, 1.6 किलोमीटर करनी है। ये आपके पुशअप्स होते हैं 15, ठीक है, आपने करने होते हैं और आपने 2 मिनट के अंदर करने होते हैं ये वाले पुशअप्स। उसके बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट आ जाता है सिटअप का। इससे पहले हाँ चैलेंज सिटअप का, जिसमें आपने 2 सिटअप करने होते हैं 2 मिनट के अंदर, सॉरी 2 सिटअप आपने करने होते हैं, 2 या 3 होते हैं, मुझे याद भूल गया इसका। तो ये आपके जी सिटअप होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपके ये चिनअप्स की, ये 3 होते हैं और 2 मिनट के अंदर आपने करने होते हैं। 3 चिनअप्स हैं और आपने क्या करना है 2 मिनट के अंदर ये करना है। ये आपको यहाँ पर एनिमेटेड एक वीडियो भी दिखाई जा रही है जिसके अंदर वो आप उसकी मूवमेंट को चेक कर सकते हैं। और एंड पे लास्ट है हमारे पास है कि हमारे पास टीसीसी का कंप्लीट डेटा अवेलेबल है, कंप्लीट नोट्स हैं, साथ में वीडियो लेक्चर्स हैं, ये आपको एज अ डेमो नज़र आ रहा है, और वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक का भी कंप्लीट पार्ट है। साथ में मॉक टेस्ट हैं जिससे आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं, घर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और ये वीडियो लेक्चर जब तक आपकी ISSB की डेट नहीं आती तब तक आप इनको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन सुन सकते हैं, PDF नोट्स रीड कर सकते हैं, अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। तो ये वाली सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं और आप इजीली पास हो जाओगे एकेडमी के अंदर भी स्पेशली। और ये वीडियोस वगैरह वॉच करेंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी। हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ी मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, 3K फ़ी है सिर्फ और सिर्फ। 3000 के अंदर ये कंप्लीट डेटा है आपका, और इसमें हर एक एकेडमिक भी इंक्लूड है, वर्बल और नॉन वर्बल हर एक चीज़ है। अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। मैंने आपको बताया जब आपका फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद ही आपका कोई जो है ना वो टेस्ट नहीं होता, ना ही आपका कोई इंटरव्यू वगैरह उसके बाद होता है। उसके बाद डायरेक्टली आपको क्या दिया जाता है, ISSB का फॉर्म दिया जाता है। तो फिर उसके बाद जी आपका ISSB होता है जिसमें आपने 4 डेज़ वहाँ पर स्टे करना होता है। तो उसके बारे में बाकी मज़ीद वीडियोस आप देख लीजिएगा या मैं आपको जो है ना वो गाइड कर दूंगा मज़ीद। तो ये आपका फिर ISSB के बाद फिर आपका वहाँ पर पता चलता है जी आप लोग पास हुए हैं या फेल, और उसके बाद आप डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर जो है ना वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर चले जाते हैं मिलिट्री की, और वहाँ पर आप अपनी बकिया जो है कंप्लीट करते हैं जो भी आपका प्रोसेस होता है आगे स्टडी का। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी, और उसके बाद ही मैं आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह जो हैं वो आप अपना मुझसे पूछ लीजिए। मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वो कीजिएगा जो आपसे। बाकी होप सर्टिफिकेट वाले मुझे ये बताएं कि जो आपका है सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट वो कब तक आ जाएगा, बस इतना सा मुझे बता दें तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि इस दफ़ा हो सकता है होप सर्टिफिकेट पे या नहीं। सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा बताइएगा। 2 सेंटीमीटर अगर हाइट कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते मतलब टेस्ट में फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता। अगस्त के अंदर अगर आप नहीं फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। होप सर्टिफिकेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते अगर अगस्त के अंदर रिज़ल्ट आना है। अप्रैल मई में अगर रिज़ल्ट आना है तो अप्लाई कर सकते हैं। TCC में सीट्स काफ़ी होती हैं वैसे, टेक्निकल कैडेट कोर्स के अंदर PMA के लॉन्ग की जो बेनिस्बत सीट्स काफ़ी होती हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना वो रिकमेंड होते हैं।
लेकिन ये है कि इसके अंदर आपका इनिशियल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप वो लाजमी हमारे जो चीज़ें हैं शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह, शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोज़, वो लाजमी बाय कीजिए ताकि कम से कम आप मेरिट पे तो उतर आएँ। बाद में अगर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन ये है कि 4-5 साल से आप हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसी में से ही आएगा, ये हमारी गारंटी है। खैर, माइनर है अस्थमा का कोई इतना इशू नहीं है अगर आपका माइनर सा है तो। इनिशियल इंटरव्यू नहीं होता टीसीसी का। मैं एक दफ़ा कमेंट ऑफ करता हूँ, बाकियों के एक दफ़ा कमेंट आपके आंसर कर लेता हूँ, ठीक है। अहमद खान कहते हैं सर इनिशियल कंप्यूटर टेस्ट फेल हो जाए तो इनिशियल के जो 2 चांसेस होते हैं तो उसमें से एक कम हो जाएगा, एक ही चांस बनेगा हर कोर्स के इनिशियल। हाँ जी, आपके 3 चांस होते हैं इनिशियल की। अगर आप इस दफ़ा फेल कर जाते हो अपना टीसीसी का इनिशियल तो इसका मतलब ये है कि आपने एक चांस अपना ज़ाया कर दिया। अब आपके 2 चांस रहते हैं तो इनिशियल टेस्ट के 3 चांसेस होते हैं टोटल। और टीसीसी का चांस जो है वो गिना जाता है पीएमए लॉन्ग कोर्स में भी। मतलब आप बाद में पीएमए लॉन्ग कोर्स देंगे तो इसका मतलब है यहाँ वहाँ पर भी आपका एक चांस अगर वेस्ट है तो वो वेस्ट ही है। मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और अभी डबल मैथ्स की हुई है मतलब अहमद, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आपने बाद में दोबारा इसको इम्प्रूव नहीं किया, मेडिकल की जगह एफएससी इंजीनियरिंग लिखी हुई है, अगर आपकी रिज़ल्ट कार्ड पे एफएससी इंजीनियरिंग लिखी हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एफएससी मेडिकल लिखा हुआ है आपकी रिज़ल्ट कार्ड पे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सर इसमें इनिशियल इंटरव्यू नहीं होता? नहीं फरहान, यहाँ पर इनिशियल इंटरव्यू नहीं होता। अच्छा जी, सेकंड ईयर में, ठीक है। टीसीसी में टोटल सीट्स कितनी होती है मैंने आपको बता दिया। टेस्टेड कौन से डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं मैंने आपको बताया जी। आपने अपने रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ जो आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट होगा, और उसके अलावा आपने डोमिसाइल की जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो आपने टेस्टेड करवानी है। और उसके अलावा आपने कोई इस तरह की चीज़ जो है ना वो अटेस्टेड नहीं करवानी, या आप अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़। और आपस में बात है ये है कि अगर आप अटेस्टेड ना भी करवाएं या फ़ोटोकॉपीज़ ना भी लेके जाएं किसी वजह से तो भी रिजेक्ट नहीं करते। आपका ओरिजिनल जो चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका होना लाजमी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑप्शनल हैं, आप यूँ कह लें वो ऑप्शनल है, बस वो एक फॉर्मेलिटी होती है। अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो उसका कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। और उसके बाद जी जो इन कैंडिडेट्स का फादर पाक आर्मी में जॉब कंप्लीट कर चुके हैं उनको कोई रिलैक्सेशन मिलता है? नहीं सनाउल्लाह, ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। टीसीसी के इंटरव्यू वाकई नहीं होता? नूरुल हसन, पता नहीं, अब आप किसी से कसम उठवाने की बात कर रहे हैं शायद। अच्छा, इंटरमीडिएट और मैट्रिक रिजल्ट का क्या रेशो निकालते हैं? कोई रेशो नहीं होता जी, वो हिसाब से होता है। कभी 10% ऐड कर लेते हैं, कभी 15% ऐड कर लेते हैं मेडिकल का। अच्छा सुना, तो ये लॉन्ग कोर्स में ज़्यादा टीसीसी के अंदर सेलेक्ट होते हैं, लॉन्ग कोर्स में नहीं। टीसीसी के अंदर तो बहुत ज़्यादा सेलेक्ट होता है। एफआरसी ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा कि अगर आपके पास बेफार्म होना चाहिए। पहले बात है आईडी कार्ड, आईडी कार्ड नहीं है तो बेफार्म हो, बेफार्म नहीं है तो एफआरसी हो, तीनों में एक चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। या फोर्थ चीज़ होती है टोकन। टोकन होता है आपकी एज हो चुकी है, आपने कार्ड नहीं बनवाया, आप नादरा से कहें कि मेरा कार्ड बन जाए, वो आपको 40 दिन का 30 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक टोकन दे देते हैं उसी दिन कि ये आपका आईडी कार्ड का नंबर है तो आप इस दिन आके, तो वो आप टोकन नंबर भी दिखाएंगे तो भी आप वो डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट है। अच्छा, और कोई बात पूछने वाली है जी? वो पूछिए, मैंने आपके कमेंट्स दोबारा ऑन कर दिए हैं, बस ये है कि मैं आपके आंसर कर दूं। पेमेंट वगैरह आपको मैं अभी मेथड बता दूंगा उसमें कम्युनिटी के अंदर ना क्लासेस की। नहीं फरहान, पीएमए वाले नहीं चेंज कर सकते टीसीसी के अंदर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनिशियल टेस्ट में 50% वाले पास है, लेकिन 85-80% पे मेरिट तकरीबन क्लोज होता है। नी नोकिंग है तो आप एक्सरसाइज करें, यूट्यूब से देखकर इसको आप फिक्स करें, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएंगे। चेस्ट 31.1 से ज़्यादा हो सकती है, कम हो तो फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे। ज़्यादा का कोई इशू नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। मैं बोर्ड का एग्ज़ाम दूंगा तो कॉलेज से होप सर्टिफिकेट पर कर सकता हूँ? नहीं, होप सर्टिफिकेट वाले अमल नहीं कर सकते इस दफ़ा, क्योंकि आपका बहुत दूर चला जाएगा रिज़ल्ट। चांस नहीं होता तो अब चांस हैं जी। ये शबाना जो भी हैं आपके आईडी, इनिशियल टेस्ट के चांस हैं इस दफ़ा आप 3 दफ़ा बस इनिशियल टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अभी तो काफ़ी स्ट्रिक्ट माहौल हो गया जी। आप आर्मी, आपने आर्मी में 3 चांस ले लिए तो आप नेवी एयरफोर्स में नहीं जा सकते। अच्छा, मेडिकल स्टूडेंट, भाई मैंने कहा मेडिकल वाले नहीं अप्लाई कर सकते, आप यहाँ लेने क्या आए हैं? मेडिकल वाले लीव कर दें क्लास। मैं इनिशियल इंटरव्यू नॉट रिकमेंड हुआ तो क्या मेरा चांस आया होगा? नहीं, इंटरव्यू वाले जो है ना उनका चांस वेस्ट नहीं हुआ, इनिशियल टेस्ट वालों का चांस वेस्ट होता है।
आई साइट कितनी होनी चाहिए और होप सर्टिफिकेट क्या चीज़ है? होप सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, वो एक तरह का ब्रेड है जो आपने खाना है, तो वो पता नहीं अब आप, ठीक है, वो आप सर्च कर लीजिएगा। इतने बड़े अगर आप हो गए हैं तो होप सर्टिफिकेट से मुराद होता है अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, सेकंड ईयर का, ये सारे बात सुनने, मैं थोड़ी सी डेफिनेशन होप सर्टिफिकेट की बता देता हूँ। होप सर्टिफिकेट से मुराद होता है कि आपने सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है एंड यू आर वेटिंग फॉर योर रिज़ल्ट। तो आपका रिज़ल्ट कुछ दिन लेट है, 15-20-30 दिन मैक्सिमम, तो आप होप सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। क्या होप सर्टिफिकेट ये होता है कि आपके एफएससी पार्ट 1 के अंदर कितने मार्क्स हैं, मिसाल के तौर पर वहाँ पर 70% है, तो आप होप सर्टिफिकेट पे लिखते हैं जी मेरे 70% मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर में। और कॉलेज वालों को ये होप है, ये उम्मीद है कि आप इंटरमीडिएट में जो टोटल मार्क्स हैं वो आप 65% से अबव ही लेंगे, तो इसलिए वो फिर वहाँ पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके इंटरमीडिएट में और फर्स्ट ईयर को मिला के 65 या 70 तक बन जाएंगे, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन सेकेंड ईयर का आपका एग्ज़ाम दिया होना लाजमी है। आप लोगों ने तो पता नहीं कहाँ जाके एग्ज़ाम देना है, तो होप वाले नहीं अप्लाई कर सकते। अगर मैं फ़ेल कर दूँ मेरा चांस ISSB का चला जाएगा। ISSB का चांस नहीं ज़ाया होगा, इनिशियल का चांस ज़ाया होगा। ISSB का चांस तो ISSB में जाने के बाद होता है, अगर नॉट रिकमेंड हो जाए तो। आई साइट आपकी 6x6 होनी चाहिए विद ग्लासेस एंड विदाउट ग्लासेस। थोड़ा बहुत अगर हो जाए ऊपर नीचे तो मसला कोई नहीं है। इनिशियल टेस्ट हर सब्जेक्ट में 50% चाहिए पास करने के लिए, ओवरऑल 50% नहीं, हर एक टेस्ट में 50% आपको चाहिए होते हैं पास करने के लिए इनिशियल टेस्ट के अंदर। क्या मैट्रिक एफएससी मार्क्स सिलेक्शन पर इफ़ेक्ट करते हैं या नहीं? मार्क्स तो इफ़ेक्ट करते हैं डेफिनेटली, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट करती है। एफएससी में 62% टेस्ट दे सकते हैं क्या? 65% वाले दे सकते हैं, 65 से कम एक भी है तो नहीं दे सकते एक्स्ट्रा कोर्स के लिए। अच्छा जी, चलें जी। और उसके बाद जी और क्वेश्चन आया है हमारे पास, मेरा ICS है, मैं अभी अंडर ग्रेजुएट BSCS में अप्लाई करूँ इन TCC। हाँ जी आप कर सकते हैं मोहम्मद अमजद, मैंने अभी सेकंड ईयर का पेपर देने हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते मुश्ताक जट। फिर अगर एग्ज़ाम में या जून तक हो जाए बट रिज़ल्ट ना आया हो, हाँ तो आपका रिज़ल्ट यार बहुत लेट है, तो इस वजह से होप सर्टिफिकेट वाले मेरे ख्याल से आप वैसे फिर भी लगा लेकिन नहीं है कि हर दफ़ा फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं, सेकंड ईयर के अप्रैल में देने हैं, तो क्या होप पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अप्लाई कर लें, बाज़ औक़ात अलाउ कर देते हैं, बाज़ औक़ात नहीं किया जाता अलाउ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन पे कि कोई रिज़ल्ट लेट तो नहीं होता, या कंट्री की आपको पता है कंटेम्प्रेरी वर्ड के हिसाब से, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के हिसाब से कोई डिले वगैरह इस तरह का हो तो फिर रिजेक्शन का मसला बनता है। होप पे आप अप्लाई कर लें वैसे। बाकी क्लास में जो है ना वो एंड करता हूँ, और मैं कम्युनिटी के अंदर आपको प्रोसीजर बता देता हूँ जी। आप अगर कोर्स अवेल करना चाहें तो मैं ये वीडियो का लिंक भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ जो अभी हमने आपको पढ़ाया। अगर आप लेट हो गए थे या किसी वजह से कोई स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पाया तो कम से कम उसका बेनिफिट जो है ना वो थोड़ा फ़ायदा हो जाए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।